अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9 को बताएंगे तो 10 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर जरूर आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के 10, 11, 12 क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन ही निकाल दो ताकि 9 हो या 10 हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। देखिए सबसे पहले ना हम दो हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं। सपोज करो कि एक लेट आउट प्रॉपर्टी है और दूसरा तुम्हारा सेल्फ ऑक्युपाइड है। ये हाउस प्रॉपर्टी, दो हाउस प्रॉपर्टी है। देखिए सबसे पहले तो हम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं अभी तक हम नहीं पढ़े, तो इस क्वेश्चन में हम सेल्फ ऑक्युपाइड भी देख लेंगे और साथ ही साथ 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं और उसका एग्जेम्पशन कितना होता है वो चीज भी हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे। देखो सबसे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी का हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते थे और ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम पिछले कई क्लासेस में देख चुके हैं उसका नोट कि कैसे तैयार होता है। इसमें कवर्ड एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, कवर्ड और नॉट कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट दोनों के थ्रू हम पढ़ चुके हैं। तो खैर फिलहाल अभी हम उस पर बहस करेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा कि अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एज पर नोट नंबर 1 जो हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन जब आप सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी निकालते हो तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकलता, कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने उसे लेट आउट ही नहीं किया, आपने तो उसे किराए पे चढ़ाया ही नहीं। तो जब किराए पे चढ़ाया ही नहीं तो फिर उसका एक्चुअल रेंट होगा नहीं, और जब एक्चुअल रेंट ही नहीं होगा तो आप किसी को किसी से कम ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाओगे। इस वजह से इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि इस पे जो नोट नंबर हम 1 बनाते थे सिर्फ किसके लिए होता था? तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए ही होता था। यानी इसमें सिर्फ इसका वैल्यूएशन निकलेगा, इसका वैल्यूएशन 0 होता था। इसमें से हम लेस करते थे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, या जिसको आप लोकल टैक्स भी बोलते थे। तो म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, लोकल टैक्स, कुछ भी बोलोगे, माइनस करते थे। माइनस सिर्फ किस में करोगे? लेट आउट में। इस पे माइनस नहीं करना। और साथ ही साथ इसमें हम लेस करते थे अनरियलाइज्ड रेंट। जो किराया हम अपने टेनेंट से, किराएदार से वसूल नहीं सके किसी वजह से, उसको हम बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। अगर हम प्रॉपर्टी रेंट पर देंगे तभी तो अनरियलाइज होगा ना। अगर हमको आपसे किराया लेना है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ किराया रिकवर ना हो, लेकिन जब हमको किराया लेना ही नहीं है, हम अपनी प्रॉपर्टी पे खुद रह रहे हैं, तो किराया मिलने का चांस है क्या? तो जब हम किराया लेते ही नहीं है तो अनरियलाइज रेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब कि इसका अनरियलाइज रेंट भी क्या होगा? 0 होगा। अब हम इन सब को माइनस करते थे। माइनस करने के बाद हम लोगों का निकलता क्या था? एनुअल वैल्यू निकलता था। तो इसका एनुअल वैल्यू कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड कुछ तो आएगा, जबकि इसका एनुअल वैल्यू क्या देखोगे? नील। तो हम एक चीज बहुत शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल खुद के रहने के लिए होता है, एक शॉर्टकट में आप याद कर लीजिएगा कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्यों? खुद के रहने के लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए, उसका एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो कोई कैलकुलेशन को उसमें जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में यह कहा गया कि मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक को लेट आउट कर दिए, एक को सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज करते हैं। तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिएगा एज पर नोट नंबर 1 जो हम लोग निकालते थे। लेकिन जहां आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि उस हाउस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम खुद के रहने के लिए करते हैं, मतलब दैट मींस उसको 0 कर देना सीधे, उस पर कुछ कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं। तो इसका आपका एनुअल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू सब कुछ 0 0 हो गया। अब इसमें से हम डिडक्शन माइनस करते थे। इस पे डिडक्शन अप्लाई होता था अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अप्लाई होता था। अब जैसे ही आप डिडक्शन में जाएंगे तो डिडक्शन में हम फर्स्ट लिखते थे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो ये रहा आपका एनुअल वैल्यू, एक्स वाई जेड कुछ तो रुपीस होगा ना। तो जितना आपका एनुअल वैल्यू होगा उसका फ्लैट 30% आपको क्या करना होगा? डिडक्शन करना होगा। तो यहां पे डायरेक्टली माइनस कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू होगा माइनस होगा। लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्युपाइड वाले का 0 है।
तो 0 का तुम कितना भी परसेंट निकाल लो, आंसर कितना आना है? 0 ही आना है। इस वजह से इसका डिडक्शन भी क्या होगा? नील होगा, 0 होगा। मतलब 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एक में डिडक्शन मिलेगा लेट आउट वाले में, दूसरे वाले में डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो 0 कर लिए। मतलब अभी भी तुम याद कर सकते हो कि अभी तक सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जब भी तुमको करने दे दे, तो अभी तक हम यहां तक का वैल्यू याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं माइंड में कि हाँ अभी तक इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब हमारे क्वेश्चन में, आज वाले क्लास में जो हमको सीखना है उस पे हम फोकस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कम से कम अगला 3-4 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, वो तो इजिली। अब यहां हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कौन सा? प्रीवियस ईयर, और इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम प्रायर पीरियड कंस्ट्रक्शन। ये सब चीज हम पढ़े थे। अब इन दोनों में कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, उसको समझना। देखो यहां हम सिर्फ माइनस किसको कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। और यहां हम माइनस किसको करेंगे? जब आपको बताए थे कि देखो लोन लिए तब से लेकर जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस दिन तक, लेकिन उसमें बोले थे कि हम कुछ मंथ को छोड़ देना है, तो उसमें कौन सा महीना छोड़ना है, कितना हमको कंसिडर नहीं करना और कितना करना है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पहले समझते हैं। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तुम आपको समझाते हैं कि कौन सा माइनस करना, कौन सा छोड़ना, कौन सा लेना है। देखो सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए का लोन लिया गया था 1 अक्टूबर, कर लेते हैं 1 अक्टूबर 2018 को, और कंस्ट्रक्शन मेरा 31 जुलाई 2022 तक चला, सपोज करो। इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम था, सपोज करिए। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का हम 22-23 कर देते हैं इसको, 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर का हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालना चाहते हैं कि कितना हुआ। निकालोगे कैसे? देखो सबसे पहले हम आपको क्या बोले कि ये करंट ईयर हेडेक नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए हेडेक कौन सा है? ये 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन हेडेक है, क्योंकि इसमें डेट हमको फोकस करके रखना पड़ता है कि हम डेट कहां जा रहे हैं, किस डेट पर हम जा रहे हैं, किस पर्टिकुलर डेट पे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम ये करना है कि जिस दिन लोन लिए वो वाला डेट आपको चूज कर लेना है। अब जो बोल रहे हैं बात शब्द को ध्यान से रखना, तोल के रखना, क्या बोल रहे हैं? जिस दिन लोन लिए उस डेट को फोकस कर रखना, उस डेट को नहीं छोड़ना है, चाहे वो डेट कोई सा भी हो, कोई भी डेट हो, ठीक उसी दिन से शुरू कर लेना है जिस दिन हमने लोन लिया था। समझ में आ रहा बात? इस क्वेश्चन में लोन हमने कब लिया था, तो इसमें हमको फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर कोई भी चीज ढूंढना नहीं है, बस जिस दिन से लोन लिए वो वाला डेट ढूंढ लो। तो 1 अक्टूबर 2018 से लोन लिए, मतलब इसी डेट से लेना है। जब घर बनकर कंप्लीट हुआ उसको देख लो, तो घर बनकर कंप्लीट कब हुआ? 31 जुलाई 2022 को। यानी इस डेट से इस डेट के बीच कितना डिफरेंस होता है वो निकालने बोले थे आपको। लेकिन ध्यान रखना कि हमको पूरा डेट कंप्लीट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना हम बताते हैं, उसका रीजन आपको। 1 अक्टूबर 2018 से लेंगे, 31 जुलाई 2022 हुआ ना, 31 जुलाई 2022 से ठीक पिछला प्रीवियस ईयर क्लोज कब हुआ होगा? 31 मार्च को क्लोज हुआ होगा। तो आपको यहां डेट कौन सा लेना है? 31 मार्च 2022 लेना है, ठीक है।
अब आप देखोगे कि इस डेट से इस डेट के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, कितने महीने का डेट हुआ। चाहे वो मंथ आएगा तब भी कंसीडर करना है, कंप्लीट ईयर आएगा तब भी लेके चलना है। कौन सा डेट लिए, समझ में आया बात? जिस डेट पर आपने उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया, उस डेट में एक भी दिन नहीं छोड़ना है। ये वाला लोन वाला डेट, जिस दिन आपने लोन लिया है उस वाले डेट को तो छोड़ना ही नहीं है। उस डेट को पूरा एग्जैक्ट लिख लो। और कहां तक घर बन के कंप्लीट हुआ, तो 31 जुलाई को कंप्लीट हुआ, लेकिन 31 जुलाई नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान रखना है। इससे ठीक मेरा प्रीवियस ईयर क्लोज कब हो रहा हो देखना है। तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च को क्लोज होता है। तो हम यहां लिखे 31 मार्च, 21 तो नहीं आएगा, 22 ही रहेगा। तो जुलाई से पहले जून, उससे पहले, है ना, उससे पहले बस मार्च में आके हम उसको क्लोज कर दिए। क्यों क्यों भी हम आपको बताते हैं। अब इस डेट से इस डेट के बीच का टाइमिंग देखोगे कितना है, ठीक है, 2 साल 6 महीना आ रहा है। यानी अगर आप यहां देख रहे हो 2 इयर्स और 6 मंथ, अब इसको पूरा कंप्लीटली मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना रहा? अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लिए। अब इसको क्या कीजिएगा, पूरा कंप्लीट मंथ में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 36 और 6, ठीक। अब जितना भी आया, अगर आप कैलकुलेशन गलत किए होंगे तो चेक कर लीजिएगा, सही होगा तो सही होगा, ठीक। अब क्या करना है, देखो लोन कितने का था, 1 लाख रुपए का लोन, इंटरेस्ट का रेट 10%, कितने मंथ के लिए, तो 42/12 हो गया, मंथ वाइज है इस वजह से। और इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन हम कितने सालों में ले सकते थे, 5 सालों में ले सकते थे। अब जो भी इंटरेस्ट आता उसका 1/5 करते हम डायरेक्टली यहीं पे कर लिए, तो हम इसी को कहेंगे 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये अमाउंट निकल जाएगा। कौन से डेट से कौन से डेट तक समझ में आ गया? यानी हमको मन में याद रखना है कि जब हम यहां इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं 1/5 ये वाला, तो हमको ध्यान रखना है, डेट ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा नहीं तो गलती होगा। कौन सा डेट से कौन सा डेट बोले, समझ में आया? जिस दिन हमने लोन लिया उस दिन से गिनती शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, देखना कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ। जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है उससे ठीक फाइनेंशियल ईयर पहले, उससे पहले, आगे नहीं बढ़ना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है, उससे पहले आपको जाना है कि 31 मार्च कब आया होगा। चाहे 2 महीना पीछे जाना पड़े, 3 महीना पीछे जाना पड़े, 8 महीना पहले जाना पड़े, लेकिन 31 मार्च तक ही हमको लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। समझ में आया बात? अब आगे आगे, तो क्या 31 मार्च के बाद 31 जुलाई तक जो इंटरेस्ट हम पे किए वो क्या लॉस लग गया? नहीं, जरा सोच के देखो। अब मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 है ना, 22-23 का मतलब क्या हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 हुआ होगा ना। तो ये मेरा प्रीवियस ईयर है कि नहीं है? तो 1 लाख का 10%, 10,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर, हम इसको एग्जेम्पशन में माइनस करते हैं कि नहीं करते? समझ रहे हो बात? यानी ये 1 लाख रुपया एग्जेम्प्ट कहां किए होंगे हम, इसमें माइनस किए होंगे ना प्रीवियस ईयर में। आप खुद ही सोचिए, ऑलरेडी मार्च तक यानी कंस्ट्रक्शन पीरियड में पूरे कंस्ट्रक्शन पीरियड का 42 मंथ का इंटरेस्ट का भी एग्जेम्पशन हमको मिला। ये बात अलग है कि हमको एक ही बार में नहीं मिला, लेकिन सरकार क्या बोला आपसे कि इस पूरे पीरियड को 1 लाख का 10%, 42 महीने का जो इंटरेस्ट आप चुकाए हो वो आप कितने साल में एग्जाम लीजिएगा, 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके एग्जामेशन ले लीजिएगा। तो 1 साल का 10%, 42 महीने का इंटरेस्ट जो भी आता, हम अगले 5 सालों में हम उसका एग्जामेशन ले सकते थे, तो हम उसको 1/5 कर लिया।
तो जो भी एग्जेम्पशन हुआ इस पूरे 42 महीने में, जो भी इंटरेस्ट हमने पे किया उसका एग्जेम्पशन हो गया कि नहीं हो गया? और साथ ही साथ मार्च के बाद भी जो हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, भरे कि नहीं भरे? और अप्रैल, मई, जून, जुलाई के साथ साथ यानी इस पीरियड वाला, ये पीरियड वाला, वो किसमें मिल गया हमको? प्रीवियस ईयर के अंदर इंक्लूड होके इसका भी तो एग्जेम्पशन मिल गया। यानी कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला भी एग्जेम्पशन हमको मिला, और ये जो 2-3 महीना छूट रहा था उसका एग्जेम्पशन हम इसमें नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसका एग्जेम्पशन हम ऑलरेडी कहां ले रहे थे? इस प्रीवियस ईयर में ले रहे थे। अगर हम पूरा कंप्लीट काउंट कर लेते तो नुकसान ये होता कि इसी पीरियड का इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन हम 1/5 में भी क्लेम कर रहे होते, और इसी के कुछ महीने का इंटरेस्ट हम एग्जेम्पशन कहां मांग रहे होते? प्रीवियस ईयर में मांगते। यानी इंटरेस्ट हम पे एक बार किए और एग्जेम्पशन कितनी बार मांग रहे होते? 2-2 बार। एक ही इंटरेस्ट पे 2 बार एग्जेम्पशन तो नहीं अलाउड है। इसलिए आपको यह कहता है कि ध्यान रखिएगा, अभी तक हम क्या सीखे? तो देखो, हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हमने लोन लिया उस डेट को पूरा याद कर लो। कोई भी डेट हो सकता है, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, कोई भी डेट हो सकता है। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जिस डेट में लोन लिए वो वाला डेट शुरू कर लो, और जब घर बनकर कंप्लीट हुआ वो डेट देख लो। लेकिन इस डेट में थोड़ा सा प्लस माइनस करना है। जिस दिन लोन लिए वो वाला डेट कंप्लीट रखिए, और जब घर बन के कंप्लीट हुआ उस डेट को देखो, और उससे लास्ट प्रीवियस ईयर क्लोज कब हुआ उसको देख लेना है। जुलाई में है तो प्रीवियस ईयर क्लोज कब हुआ उससे 2-3 महीना, हमको 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जितने महीने पीछे जाना पड़े आप जाओ। लेकिन ध्यान रखना है कि उससे पहले जो 31 मार्च आया होगा हमको वहीं तक लेना है डेट। यानी लोन लेने से लेकर के 31 मार्च जो प्रीवियस ईयर में लास्ट क्लोज हुआ होगा अकाउंट, वहीं तक लेना है। तो ये डेट हम यहां से यहां ले लिए। तो मार्च के बाद का एग्जामेशन कहां हुआ सर? तो मार्च के बाद का एग्जामेशन हम किस में ले चुके हैं? प्रीवियस ईयर वाले में ले लिए। तो ओवरऑल जितना भी इंटरेस्ट हम लिए, जितना भी इंटरेस्ट हम दिए, उन सब का क्या मिल गया हमको? एग्जामेशन मिल गया। कहीं से कोई रिबेट मिला? कुछ नहीं मिला। अब आपको क्या करना है, यही चीज अब देखो यहां पे, ये 30% ऑफ एनुअल वैल्यू इसका तो निकलेगा, इसका 0 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लीजिए कि लोन हम लिए थे, एक प्रॉपर्टी तैयार किए, उसका कुछ पोर्शन हम किराए पे लगा दिए, और उसी प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन हम क्या किए? खुद के रहने के लिए यूज कर लिए। तो कहीं ना कहीं तुमको इसमें एरिया दिया होगा, प्रोपोर्शन दिया होगा, परसेंटेज दिया होगा, कुछ तो देगा ना। मतलब या तो रेशियो दे, एरिया दे दे, परसेंटेज दे दे, स्पेस कितना यूज कर रहा बोल दे। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कि ये इंटरेस्ट निकाले, इस पर इंटरेस्ट जो भी आया, इसका इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन, और ये वाला जो इंटरेस्ट आया इस इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन किसमें मिलेगा? तो यहां आप दोनों हाउस प्रॉपर्टी में एग्जेम्पशन का क्लेम करोगे, चाहे वो सेल्फ ऑक्युपाइड है तब भी, और वो लेट आउट हो रहा है तब भी, दोनों में आपको एग्जेम्पशन क्लेम मिलेगा। हाँ, जब आप देख रहे होंगे एक हाउस प्रॉपर्टी, तो वो एग्जेम्प्ट होके 0-0 आ रहा होगा। यहां पे जब आप देख रहे होंगे तो शुरू से माइनस माइनस आ रहा होगा, इसमें वैल्यू है। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर और 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन एग्जेम्पशन इसका किस में मिलेगा? इन दोनों में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेट आउट में भी और सेल्फ ऑक्युपाइड में भी। कैसे करेंगे? सपोज करो कि ये 10,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो 10,000 का एग्जेम्पशन है ना, तो दोनों को मिला के 10,000, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद 10,000 है। तो इसका कितना, इसका कितना? तो ऑब्वियसली तुमको प्रोपोर्शन दिया होगा कि लेट आउट कितना यूज होता है और सेल्फ ऑक्युपाइड में कितना है, 3, 4, 1, 4, कुछ तो बोलेगा ना, परसेंटेज दे देगा, रेशियो दे देगा, स्पेस, एरिया, ऑक्युपाइड रेशियो कुछ भी देगा। तो आप क्या करोगे? इस 10,000 को बांट दोगे। मान लीजिए 2/3 1/3 है, तो 2/3 1/3 में बांट देना। इसी तरह से इसका भी इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा टोटल, और फिर उसको भी इसी रेशियो में क्या कीजिएगा? बांट देना। तो ये हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला हमेशा क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। अब देखो, जब भी हमने
हाउस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के रहने के लिए किया तो इसका एट लास्ट रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इट मे बी इससे मेरा इनकम हुआ, इस हाउस प्रॉपर्टी से मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। अब आपसे पूछता है कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आपको कितना हुआ, तो क्या करोगे, लेट आउट वाले हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में से, है ना, जो लॉस है सेल्फ ऑक्युपाइड वाला उससे उसको सेट ऑफ कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी जिस प्रॉपर्टी को हमने किराए पे लगाया उससे इनकम हुआ, ऐड करोगे, और जिस प्रॉपर्टी को हमने सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज किया उससे हमको लॉस ही हुआ, तो हम इससे इसको क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, और जो माइनस करने के बाद रिजल्ट आता है वही मेरे हाउस प्रॉपर्टी का नेट इनकम कहलाएगा, उसी को हम नेट इनकम कहेंगे। ठीक है। अब 2 प्रॉपर्टी हो, 3 हो, 5 हो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, रूल सबका सेम होगा। अगर मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है जिसको हम लेट आउट यूज करते हैं तो तीनों का वैल्यूएशन अलग अलग निकालिए, तीनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलेगा। और 2 हाउस प्रॉपर्टी हम आपको बोले कि 2 हाउस प्रॉपर्टी अगर मेरे पास है मैक्सिमम और उसका इस्तेमाल हम सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए करते हैं तो ऐसे ही वैल्यूएशन निकालोगे, तो 3 हाउस प्रॉपर्टी ऐड करके इनकम जोड़ दोगे और 2 हाउस प्रॉपर्टी उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो जो निकलेगा टैक्सेबल इनकम निकल गया। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये आपका लेट आउट है, ये लेट आउट है, ये लेट आउट है, सेल्फ है, सेल्फ है, सेल्फ है, मतलब हाउस नंबर 1 2 3 ये लेट आउट और हाउस नंबर 4 5 6 सेल्फ ऑक्युपाइड। तो हमने पढ़ा है थ्योरीज में भी कि अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड पर एग्जेम्पशन कितने प्रॉपर्टी का है, 2 प्रॉपर्टी ही मैक्सिमम आपको जो है उसका एग्जेम्पशन मिल सकता है, 2 से ज्यादा का एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होता। तो ऐसे में जो एक एक्स्ट्रा हाउस प्रॉपर्टीज का आप यूज कर रहे हो उसको क्या करोगे, तो उसको लेट आउट एज्यूम कर लो, भले तुमको किराया ना मिले लेकिन उसको लेट आउट प्रॉपर्टी ही ट्रीट किया जाएगा। यानी एक वो हाउस प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल आप रहने के लिए कर जरूर रहे हो लेकिन इसको ट्रीट सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं माना जाएगा, उसको क्या ट्रीट करोगे, लेट आउट ट्रीट किया जाएगा, गवर्नमेंट उसको लेट आउट ट्रीट करेगी। आप कहोगे किराया कहां मिला, एक्चुअल रेंट कहां है, नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी इस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट किसकी तरह होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको एग्जेम्पशन सिर्फ कितने का मिलेगा, 2 हाउस प्रॉपर्टी का ही एग्जेम्पशन मिल सकता, तीसरे का बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलता, सोचो जरा सा। अगर सारे हाउस प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन हमको मिलने लगे तो हम 10 फ्लैट खरीद लिया अलग अलग शहरों में और हम सरकार को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि सारी प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कहां करते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, और हाउस प्रॉपर्टी में मेरा इनकम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में हम सबको क्या लगा कर रखे हुए हैं, किराए पे लगा कर रखे हुए हैं। तो एक्चुअल में ज्यादातर टाइम क्या होता है, देखिएगा, किराएदार से किराया मकान मालिक कैसे लेता है, कैश में। तो हम कैश ले लिए और ये दिखा दिए कि हम तो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रखे हैं, तो जितने भी मकान मालिक होंगे आपको लगता है कि उनसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन आप कहेंगे जमीन अगर खरीदे होंगे, फ्लैट अगर खरीदे होंगे तो रजिस्ट्री तो नहीं छुपाया जा सकता, वो तो आपके नाम पे प्रॉपर्टी दिखेगा कितनी प्रॉपर्टी है। तो चूंकि हम प्रॉपर्टी जब हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उस टाइम पे उसको नहीं छिपाया जा सकता, वहां तो क्लियर दिखेगा कि कितनी हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन किराया छुपाने का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि हम 2 ही प्रॉपर्टी, आपके नाम पे 5 प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, 2 हम तुमको रहने के लिए दे सकते हैं, 2 का एग्जेम्पशन हम आपको दे सकते हैं, लेकिन 2 के अलावे अगर कोई एग्जेम्पशन मांगो हम अलाउ नहीं करेंगे। बाकी तुम्हारे नाम पे 10 प्रॉपर्टी, 2 का एग्जेम्पशन देंगे, 8 को लेट आउट ट्रीट करेंगे, तुम सबको खाली करके रखो लेकिन तुम फिर भी हम तुमसे टैक्स वसूलेंगे, तुम बंद करके रखो उसमें कबूतर रहता है लेकिन फिर भी उस प्रॉपर्टी को क्या माना जाएगा, लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाएगा, आपके इनकम में ऐड किया जाएगा। अगर इनकम टैक्सेबल होता है तो उस केस में आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगा ही बनेगा। समझ में आ गया बात, चलिए हाँ बोलो। जिस प्रॉपर्टी का, देखो 3 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, 3 में से सवाल ठीक है कि किसको माना जाएगा, तो जिसका वैल्यूएशन बड़ा होगा, ज्यादा होगा,
नियम बनाने वाला कौन? सरकार। तो सरकार अपना बेनिफिट देखेगा, आपको एग्जेम्पशन उसी का मिलेगा जो तीनों में से सबसे छोटी प्रॉपर्टी है, एग्जेम्पशन उसी का मिलेगा, और सरकार उसको टैक्सेबल इनकम मानेगा जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन सबसे ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कोई बात नहीं, बन गया होगा, फिर भी थोड़ा देख लिया जाए, थोड़ा देर बाद बोलिएगा बना नहीं। देखो कह रहा है मिस्टर एम, क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ, मिस्टर एम स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस ऑन 1 जुलाई 2014। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन शुरुआत किया गया 1 जून 2014, and for this he took a loan of rupees 2 lakh at the rate 13.5% from bank. He took another loan 6 lakh rupees at the rate 13% per annum on 1 April 2017 to complete the house. ध्यान रखिए, ये दोनों लोन, ये 2 लाख रुपए का लोन क्यों लिया गया था? कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये जो 6 लाख रुपए का लोन लिया गया था, ये किस लिए लिया गया था? कंस्ट्रक्शन के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि ये हाउसिंग लोन है और ये वाला पर्सनल लोन है, ये वाला पर्सनल लोन है और ये वाला एजुकेशनल लोन है, ऐसा कोई नहीं है। दो लोन हमने लिया और दोनों लोन का इस्तेमाल हमने कहां किया? उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए ही किया है। मतलब दोनों लोन कहीं ना कहीं हाउस प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। कहता आगे, द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2017 and was self occupied from 1 दिसंबर 2017। जरा देखो, घर बनकर कंप्लीट हुआ 30/11/2017 को, और नवंबर में लास्ट नवंबर का आखिरी दिन घर बन के कंप्लीट हुआ। अब नवंबर के बाद क्या आता है? 1 दिसंबर। पता नहीं पांडा जी को बुलाया कि नहीं, गृह प्रवेश का दिन उन देखा होगा नहीं, और अगले ही दिन गृह प्रवेश हो गया, है ना। नवंबर में घर बना, अब पूरा दिया हुआ था घर में पहुंचने के लिए, बहुत मेहनत किया, अगले ही दिन जाके गृह प्रवेश कर लिया। तो इस डेट से तुमको कोई मतलब है, लेकिन आपको मतलब किससे है कि उस घर का यूज कहां हो रहा है। जरा देखिए, तो जैसे ही आप क्वेश्चन में देखते हो कि सेल्फ ऑक्युपाइड, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एनुअल वैल्यू। कोई दिक्कत है? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए नोट भी नहीं बनाना पड़ा, म्युनिसिपल टैक्स देखना ही नहीं है, अनरियलाइज रेंट अगर हो भी तो मत देखो, ठीक है ना। म्युनिसिपल टैक्स दे भी दिया तो इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब आपको इस एनुअल वैल्यू में से सिर्फ माइनस करना होगा, है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब इसमें एक तो डिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू नील, तो डिडक्शन भी नील। अब माइनस करोगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर वाला, और तीसरा माइनस करोगे 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन प्रायर टू कंस्ट्रक्शन, यही ना निकालना है आपको। तो सिर्फ दो चीज कैलकुलेट करना और क्वेश्चन का काम तमाम। देख रहे हो क्वेश्चन? मतलब आपके लिए प्रॉब्लम सिर्फ ये वाला है और प्रॉब्लम सिर्फ ये वाला है। तो जरा देखो क्वेश्चन को, देखिए, अरे हट जा भाई। देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर निकाल रहे हैं और 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहे हैं, तो जरा सोचिए, अगर हम 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, तो लोन कब लिए थे? तो दो लोन है मेरे पास, दोनों लोन का डेट क्या है? अलग अलग है। तो पहले लोन देखते हैं कब क्या है नहीं है। देखिए, सबसे फर्स्ट लोन हम लिए थे 1 जून 2014 को, तो हम डेट कब से लेंगे? 1 जून 2014 से, क्योंकि अभी हम आपको बोले थे कि जिस दिन आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए,
या नई प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। नई प्रॉपर्टी परचेज के लिए भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑलरेडी तुम्हारा लैंड है उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले सकते थे, या फिर हम रिपेयरिंग के लिए भी लोन ले सकते थे। तीनों में एग्जेम्पशन है, अलाउड है। तो लोन लिए जिस दिन वो डेट ले लो, ये हो गया डेट। घर बनकर कंप्लीट कब हुआ? 30 नवंबर 2017 को। तो आपको ध्यान रखना है 30 नवंबर 2017 को कंप्लीट जरूर हुआ है, लेकिन 30 नवंबर 2017 हमको नहीं लेना है, हम इससे ठीक पिछला 31 मार्च तक लेंगे। इसका मतलब कि 31 मार्च क्या होगा? 17 होगा। अब आप देखोगे कि इस डेट से इस डेट के बीच में कितना महीना होता है, मंथ काउंट करो कितना हो रहा है। इसका मतलब कि लोन का अमाउंट 2 लाख, ठीक है ना, इंटरेस्ट अमाउंट 13.5%, 34 मंथ है ना, तो 34/12 और इनटू कितना करोगे 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाएगा। किसका? ये 2 लाख रुपए वाले लोन का। ठीक, जरा देखते हैं आगे और भी है। 6 लाख रुपए का लोन लिए थे, कब लिए थे? 1 अप्रैल 2017 को। जरा देखिए तो क्या इसका 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन निकल पा रहा है क्या? क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि हमने लास्ट डेट कौन सा लिया था? 31 मार्च 2017 ही मेरा लास्ट डेट है, और ये लोन लिया गया था कब? जब मेरा ये डेडलाइन क्लोज हो गया और हमको पता चल गया कि अब उस उतने लोन के अमाउंट में मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तब जाकर हम लोन लिए। तो क्या मेरा घर बन के कंप्लीट हो चुका, उसके बाद अगर हम कोई लोन लिए, या फिर इस डेट रेंज के बीच में अगर कुछ आता, मान लीजिए इससे पहले अगर हम कोई और लोन लिए होते तो उसका भी एग्जेम्पशन यहां अलाउ करते, लेकिन चूंकि मेरा डेडलाइन खत्म हो चुका और उसके बाद अगर हम कोई लोन ले रहे हैं तो उस केस में इसका इंटरेस्ट 1/5 क्या होगा? एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होगा। तो 1/5 इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक आप पॉइंट नंबर 3 में लिखते थे वो कितना होगा? तो जो अमाउंट आएगा बस उतना ही होगा, बाकी और उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कितना आया? 15,300। बस एग्जेम्पशन आपको सिर्फ इतना मिलेगा, इससे ज्यादा का एग्जेम्पशन आपको मिल नहीं सकता। तो एक चीज तो यहां हो गया, ये हो गया मालिक कौन सा वाला? 1/5 इंटरेस्ट की स्टोरी। अब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर वाला कौन सा एग्जेम्पशन होगा? प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपए का 13.5%, इसका भी एग्जेम्पशन मिलेगा। और जो 6 लाख रुपए का आप लोन लिए हो 13% के रेट से, ये भी क्या होगा? प्रीवियस ईयर में एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी पॉइंट नंबर 2 जब हम लिखते थे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सिर्फ कौन से ईयर का? प्रीवियस ईयर का, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख, उस पर 13.5%, उसका 13%, 27 आ रहा ना, 78,000 आ गया। यानी रूल्स भी लगाना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर टोटल एग्जेम्पशन कितना हो गया? 1,05,000। कंस्ट्रक्शन का लोन था कि रिपेयर का लोन था? कंस्ट्रक्शन का लोन था, तो कंस्ट्रक्शन के केस में मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको अलाउ होता है कहां तक? कितना अलाउड है? 2 लाख तक अलाउड है। क्या ये 2 लाख से ऊपर हो गया? इसका मतलब कि इतना एग्जेम्पशन हम लिख सकते हैं, हमारा इतना एग्जेम्पशन ले सकते हैं। यानी ये पूरा का पूरा पैसा मेरे लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन ले सकते हैं, अलाउड है। मैक्सिमम अलाउड कितना होता? सपोज कीजिए, क्योंकि इससे ठीक अगले वाले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 10 जैसे पढ़ोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा लिमिट। सपोज कीजिए कि अगर ये 1,05,000 की जगह 2,05,000 आता सपोज, तो हम मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना ले सकते थे?
तो 2 लाख ही मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिया जा सकता था, 5,000 रुपीज जो था वो मेरा एक्स्ट्रा लैप्स हो जाता। करना कुछ नहीं था, बस कैलकुलेट करते पता चला 2,05,000 आया, तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 24 या डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कितना लेते हैं हम, 2 लाख ही लेते, बाकी पैसा लैप्स कर जाता, हम ले ही नहीं सकते एग्जेम्पशन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला होगा तुम्हारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, और ये वाला अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा 1/5 इंटरेस्ट। तो यही दो एग्जाम्पशन था। तो देखिए इस क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू 0, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू माइनस कर लोगे लेट आउट वाले में, इसमें तो सेल्फ ऑक्युपाइड है वो भी 0, और ये हो गया तुम्हारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, और ये हो गया तुम्हारा 1/5 इंटरेस्ट ऑन एग्जाम्पशन। बस खत्म हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 9 और 10 दोनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान रखिएगा, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन में 9 और 10 है। बस 9 नंबर क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इसलिए जितना भी इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 जब बनाओगे तो 10 में इंटरेस्ट का जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो क्रॉस कर गया, 2 लाख 14 15 ऐसा आगे बढ़ गया। तो 2 लाख से अधिक का अगर एग्जेम्पशन है तो एग्जेम्पशन कितना अलाउड है, 2 लाख ही अलाउड है, तो एग्जेम्पशन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ कितना लोगे, 2 लाख लोगे, इससे ज्यादा का कोई डिफरेंस क्वेश्चन में है नहीं।